आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेतन्याहू के ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बैन की मांग पर ईरान ने दिया जवाब। कहा, ईरान के खिलाफ उठे कदम का दिया जाएगा खतरनाक जवाब। ईरान में हुए धमाकों में इजराइल का हाथ, ईरानी पार्लियामेंट के रुकन का बड़ा दावा। फौजी जवान की विदाई में भाई ने जीता सबका दिल। कहा, दम है तो बोले फौज में हिंदू या मुस्लिम है। शाहिद अफरीदी के मुतनाज़ा बयान पर भड़के ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ऐसे जोकरों को भूल जाओ। कश्मीर हमले के बाद 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद। कश्मीर में टूरिस्ट की तादाद में आई भारी गिरावट। सुप्रीम कोर्ट का शरिया अदालत को लेकर बयान। शरिया अदालत को कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के जलगांव में वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज। मुस्लिम ख्वातीन ने एहतजाज में बड़ी तादाद में लिया हिस्सा। पहलगाम हमले को लेकर मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। पहलगाम के गुनाहगारों की सजा का तैयार होगा ब्लूप्रिंट। रिफ्यूजी कैंप पहुंची दिल्ली पुलिस। हिंदू रिफ्यूजियों को भी जाना पड़ेगा पाक। दिल्ली में 28 अस्पतालों के डायरेक्टर बदले गए। बदउनवानी के इल्जामात पर बड़ी कार्रवाई। हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को मिला पद्म भूषण। कुवैत की योग टीचर शेख अली को पद्मश्री से नवाजा गया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाजा गर्माता जा रहा है। ईरान और अमेरिका की डील में होती प्रोग्रेस देखकर इजरायली पीएम नेतन्याहू के सीने पर सांप लौट रहे हैं। नेतन्याहू के दिल में ईरान का इस कदर खौफ है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करने की अपील की है, जिस पर ईरान ने नेतन्याहू को करारा जवाब देते हुए कहा कि इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की जुर्रतमंदाना कदम का बहुत खतरनाक जवाब दिया जाएगा, जिसको इजराइल झेलने के काबिल नहीं होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब तक 3 राउंड में न्यूक्लियर मुआहदे पर बातचीत हो चुकी है। दोनों तरफ के ऑफिशियल्स ने मीटिंग के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उम्मीद जताई कि डील तक पहुंचा जा सकता है। एक्सपर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका कई सालों की लंबी डील पर साइन कर सकते हैं, मगर इजराइल को ये सब हजम नहीं हो रहा है। इजराइल काफी वक्त से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन अमेरिका उसको रोक रहा है। खबर तो यहाँ तक आई है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका के खिलाफ जाकर एक छोटे हमले का प्लान भी बना रहा है। इन सब के बीच में नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को बंद करने की अपील की है। नेतन्याहू ने जेरूशलेम में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बैन करने की मांग की और इस बात पर भी जोर दिया कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी समझौते में तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल की कुव्वतों पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान से यूरेनियम खनन की ताकत छीन ली जानी चाहिए और साथ ही मिसाइल बैन किसी भी समझौते का अटूट हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये साफ हो गया कि इजराइल को ईरान की तरफ से न सिर्फ न्यूक्लियर हमले का खतरा है, बल्कि ईरान की मिलिट्री कुव्वत से भी नेतन्याहू बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइल ताकत पर भी बैन लगाने की मांग की है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की इन मांगों का ईरान ने करारा और सख्त जवाब दिया कि नेतन्याहू की बोलती ही बंद हो गई। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने नेतन्याहू की ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला और बैन करने की धमकियों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का मजबूत और खतरनाक जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा कि इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जुर्रतमंदाना कार्रवाई या गलत कदम का बेहद खतरनाक जवाब दिया जाएगा। बगाई ने कहा कि इजराइल का बयान महज तेल अवीव के जरिए गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए जा रहे जीनोसाइड से ध्यान हटाने और अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत में खलल डालने की कोशिश है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी नेतन्याहू के ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को तबाह करने की अपील की सख्त मजम्मत की। तेहरान टाइम्स के मुताबिक अरागची ने एक्स पर लिखा, इजराइल की ये सोच कि वो ये तय कर सकता है कि ईरान क्या करेगा या क्या नहीं करेगा हकीकत से इतनी दूर है कि इस पर रिएक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरागची ने आगे कहा कि ये हैरानी की बात है कि नेतन्याहू अब कितनी बेशर्मी से ये हुक्म दे रहा है कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी में सदर ट्रंप क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अरागची ने अमेरिकी फरीक से इजराइल के दबाव का विरोध करने की अपील करते हुए कहा, मैं साफ कर दूं, ईरान इतना मजबूत और अपनी कुव्वतों में इतना पक्का है कि वो बाहरी ताकतों के जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर सकता है। रुकना की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट रुकन मोहम्मद सिराज ने वेबसाइट के रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए
जुनूबी ईरान के अब्बास इलाके में राजाई बंदरगाह पर हुए धमाकों पर तबसरा करते हुए कहा कि वो वाकया किसी भी तरह से हादसाती नहीं थी और इसमें इजराइल के मुलव्विस होने के सबूत हैं। मोहम्मद सिराज ने बताया कि जब 4 अलग अलग जगहों पर धमाके होते हैं तो इससे पता चलता है कि धमाका खेज मवाद को पहले कंटेनरों के अंदर लगाया गया था। कुदरती आग के मफरोजे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि केमिकल आमतौर पर एक ही जगह पर जलते हैं, इसीलिए एक साथ धमाके नहीं होते। ये कंटेनर या तो घरेलू मुल्क के अंदर भरे गए थे या रास्ते में धमाका खेज मवाद से भरे गए थे। तेहरान के पार्लियामेंट रुकन ने इस इम्कान की तरफ इशारा किया कि इजराइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। ये मुमकिन है कि ये धमाका सैटेलाइट या रिमोट कंट्रोल टाइमर के जरिए किए गए हों। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के लिए बंदरगाह पर कंटेनरों के पहुंचने के वक्त का सही अंदाजा लगाया। इस वाकये से मुज़ाकरात पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सिराज ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल ईरान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मुतासिर करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। ईरानी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वे इन साजिशों से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस हादसे का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने बंदर अब्बास के करीब रज़ाई बंदरगाह पर हुए धमाकों के मुतासिरों के लिए एक दिन का सोग मनाया है। धमाकों में मरने वालों की तादाद 28 हो गई है, करीब 1000 लोग जख्मी हैं। इससे पहले ईरान के रिवॉल्यूशनरी गाइड्स के एक जराए ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि बंदर अब्बास शहर के शाहिद रज़ाई बंदरगाह पर सोडियम परक्लोरेट स्टोरेज में धमाका हुआ था। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के डूडा बसंतगढ़ इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए भारतीय फौज के जवान झंटू अली शेख को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में उनके गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जवान के जनाजे में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस दौरान झंटू अली शेख के भाई रफीकुल शेख का दिया तकरीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि लोग शहीद जवान और उनके खानदान की सोच को सलाम कर रहे हैं। बता दें कि झंटू अली शेख के भाई रफीकुल शेख भी भारतीय फौज में सूबेदार हैं। झंटू अली शेख इंडियन आर्मी के 6 पैरा स्पेशल फोर्स में हवलदार की पोस्ट पर थे। उन्होंने आगरा में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी की थी। उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स में थी। पहलगाम हमले के बाद सेना को इनपुट मिला था कि जंगलों में कुछ दहशतगर्द छिपे हैं। इस खुफिया मालूमात के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में झंटू अली शेख को गोली लगी और वो शहीद हो गए। सूबेदार रफीकुल ने भाई को सुपुर्दे खाक करने के बाद कहा, दहशतगर्दों ने मेरे भाई झंटू अली पर पीछे से हमला किया। हमारा काम उसकी शहादत का बदला लेना है। हम बदला लेंगे या फिर मर जाएंगे। उन्होंने अपने भाई के कुर्बानी पर कहा, मुझे फक्र है कि मेरे भाई ने मुल्क के लिए अपनी जान दी है। दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन लाखों लोगों में से किसी किसी को ही मुल्क के लिए जान देने का मौका मिलता है। वो न केवल हमारे खानदान का फक्र है, बल्कि पूरे नादिया जिले और बंगाल का फक्र है। शहीद झंटू अली शेख के भाई रफीकुल ने कब्रिस्तान में मौजूद जनता से कहा, हम फौजी हैं। फौजी का कोई मजहब नहीं होता और ना जाति होती है। भारतीय सेना का कोई मजहब नहीं होता है। हम एक ही कटोरे में खाते पीते हैं। फौज में कोई फर्क नहीं है। किसी में अगर दम है तो बोल दे कि भारतीय फौज हिंदू या मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसी जगह है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक ही थाली में खाते हैं और सभी को एक ही बर्तन में खाना बांटा जाता है। अगर किसी को भाईचारा देखना है तो फौज में जाकर देखे, तब पता चलेगा भाईचारा क्या होता है। उन्होंने कहा, मेरा भाई छोटी सी टुकड़ी लेकर हिंदू भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान जो भी हुआ वो सब अल्लाह को मंजूर था। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया। शाहिद अफरीदी के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपने बयान में MP असदुद्दीन ओवैसी ने शाहिद अफरीदी को जोकर करार दिया। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत पर पहलगाम में गलतियां करने का इल्जाम लगाया था। शाहिद अफरीदी ने मुतनाज़ा बयान देते हुए दावा किया था कि भारत खुद दहशतगर्दी फैलाता है और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। अफरीदी के मुतनाज़ा बयान पर पलटवार करते हुए AIMIM चीफ ने कहा, वो कौन है? मेरे सामने ऐसे जोकरों के नाम मत लीजिए, ऐसे लोगों को भूल जाइए। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी पैसे से दहशतगर्दी को फंडिंग कर रहा है, इसीलिए उसे फिर से FATF की निगरानी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। नहीं करेगी, वो गवर्नमेंट तय करेगी।
हमारा बोलना अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए, ग्रे लिस्ट में लाए तो। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने घाटी में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सैलानियों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। ये कार्रवाई पहलगाम शहर के पास बैसरन घास के मैदान पर टूरिस्टों पर हुए हमले के बाद की गई। दहशतगर्दों ने कायराना हमला करते हुए गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल घाटी में कुल 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जिसमें से 48 अब बंद हो चुके हैं। पहलगाम दहशती हमले के बाद कश्मीर में टूरिस्ट की तादाद में गिरावट देखी गई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने वाले सैलानियों की तादाद में भारी गिरावट देखी गई। कश्मीर में हालात को देखते हुए इंतजामिया ने कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद कर दिया है। जिन जगहों पर जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है उनमें यूसमर्ग, तौस मैदान, डूड पथरी, अहरबल, कोसरनाग, बंगस वैली, वेरीनाग गार्डन, सिंथन टॉप, मार्गन टॉप, बाबा रेशी, दाचीगाम, नारानाग, जामिया मस्जिद श्रीनगर और बादामवारी जैसी कई मशहूर जगहें शामिल हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग पॉइंट्स, वाटरफॉल्स, व्यू पॉइंट्स और कुछ रिजॉर्ट्स को भी लोगों की सेफ्टी के लिए बंद किया गया है। एक अफसर ने बताया कि इनमें से कुछ जगहों को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। पहलगाम में टूरिस्ट पर इस हमले से मुल्क भर में गुस्सा है। सभी मजहबों और इलाकों के लोगों ने इस हमले की खुलकर मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश में हुक्काम ने भारत नेपाल सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में वाक़ कम से कम 20 मस्जिदों और मदरसों को मिसमार कर दिया। जारी एक प्रेस बयान में सूबाई हुकूमत ने बताया कि रेवेन्यू कोड दफा 67 के मुताबिक बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी जिले के सरहदी इलाकों में सैकड़ों तजावुजात हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हुक्काम ने भारत नेपाल सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में वाक़े कम से कम 20 मस्जिदों और मदरसों को मिसमार कर दिया। जारी एक प्रेस बयान में सूबाई हुकूमत ने बताया कि रेवेन्यू कोड दफा 67 के मुताबिक बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी जिलों के सरहदी इलाकों में सैकड़ों तजावुजात हटा दिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक श्रावस्ती जिले में 17 गैर तस्लीम शुदा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें भांगा तहसील में 10 और जुमुहा तहसील में 7 मदरसे शामिल हैं। श्रावस्ती के जिला मजिस्ट्रेट ने एक्स पर लिखा, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जिले में गैर कानूनी तरह से चल रहे और गैर तस्लीम शुदा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो अपनी शनाख्त के लिए दुरुस्त दस्तावेज पेश ना कर सके, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां समुद्रपुर गांव में गोवर्धन यादव नाम के एक शख्स ने एक मुस्लिम शख्स के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उसे जमीन पर गिराकर थूक चाटने के लिए मजबूर किया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। मामला आजमगढ़ के समुंदरपुर गांव का है, जहां गोवर्धन यादव ने अब्दुल मन्नान की बेरहमी से पिटाई की और उसे अपना थूक चाटने के लिए मजबूर किया। मुलजिमों ने अब्दुल मन्नान का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि मुलजिम गोवर्धन यादव अब्दुल मन्नान को गाली दे रहा है और उसे थूक चाटने पर मजबूर कर रहा है। साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि अब्दुल मन्नान जख्मी है। पुलिस के मुताबिक आजमगढ़ के जीयनपुर थाना में अब्दुल मन्नान ने गोवर्धन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मुलजिम पर मारपीट, गाली गलौज और गैर इंसानी सुलूक करने का इल्जाम लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शरिया अदालतों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि शरिया कोर्ट या काजी की अदालत को भारतीय कानून के तहत तस्लीम नहीं किया जा सकता और उनके फैसले को मानने का किसी पर भी जोर नहीं है। अदालत ने यह साफ तौर पर कहा कि ऐसे फैसले सिर्फ उन्हीं फरीकों पर लागू हो सकते हैं जो उन्हें कबूल करते हैं, बशर्ते वो दूसरे किसी कानून से मुतासादिम ना हो। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने ये फैसला 4 फरवरी को सुनाया था, जिसकी डिटेल अब सामने आ गई है। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि शरिया कोर्ट काजी की अदालत
या दारुल कज़ा जैसे इदारों को भारतीय आइन के तहत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अदालत ने 2014 में दिए गए विश्व रंजन मदन मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे फैसलों की कोई कानूनी अहमियत नहीं है और इन्हें किसी किस्म की जबरदस्ती से लागू नहीं किया जा सकता। दरअसल ये मामला एक मुस्लिम खातून का था जिसने अपने गुजारे भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खातून ने 3 अगस्त 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें शौहर से भरण पोषण की उसकी मांग को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। खातून और उसके शौहर की शादी 2002 में हुई थी, जो दोनों के लिए दूसरी शादी थी। इस विवाह से एक बेटी और एक बेटे का जन्म हुआ था। 2005 में पति ने भोपाल के काजी कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका दोनों के बीच समझौते के कारण खारिज कर दी गई थी। खातून का इल्जाम था कि पति उसे दहेज की मांग को लेकर जुल्म करता है और 2008 में उसे और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद खातून ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि खातून बिना वाजिब वजूहात के शौहर से अलग रह रही थी, फैमिली कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता था। वजूहात: कोर्ट ने कहा कि चूंकि खातून बिना वाजिब वजूहात के शौहर से अलग रह रही थी, फैमिली कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि समझौते के तहत दोनों फरीकों के बीच कोई ठोस बुनियादी वजूहात नहीं थी और इसीलिए भरण पोषण की याचिका को खारिज करना सही नहीं था। महाराष्ट्र के जलगांव में वक्फ एक्ट के विरोध में तहव्वुज़ औकाफ कमेटी के तहत मुस्लिम ख्वातीन ने एक रोजा धरना आंदोलन मुनक्किद किया, जिसमें सैकड़ों ख्वातीन ने हिस्सा लिया। इस एहतजाज में ख्वातीन ने वक्फ बिल पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ख्वातीन ने भाषण दिए और नारे लगाए, जिससे हुकूमत को ये पैगाम मिले कि वो हमारे समाज पर जो काला कानून थोप रहे हैं वो गलत है। हम किसी भी तरह से इसका साथ नहीं देते। अगर आप मुस्लिम ख्वातीन के बारे में फिक्रमंद हैं तो उन्हें तालीम, रोजगार और हिफाजत अता करें। देश में बड़े जुर्म हो रहे हैं, देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत इस पर कोई ध्यान नहीं देती। हम ख्वातीन इस बिल का विरोध करती हैं और करती रहेंगी। कुछ ख्वातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार जब भी कोई कानून या बिल लाती है तो सरकार की नीयत हमेशा खराब होती है, चाहे वो किसान बिल हो, 3 तलाक या वक्फ बिल हो। ये जो कानून लागू किया है, हम सब इसके खिलाफ हैं। हम सब यहाँ, और उन्होंने बताया है कि ये गैर शरई और गैर आईनी है। हम तमाम लेडीज़ यहाँ इसके लिए जमा है कि इस कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को मनसूख किया जाए, वरना हम सब इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में कल सुबह 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में हिफाजत की तैयारियों पर बात हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार CCS की मीटिंग होने जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव गहरा हो गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। मरकज की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद हिफाजत की तैयारियों की एक एक डिटेल्स ले रहे हैं। अब खबर है कि बुध यानी कल सरकार बड़े प्लान के साथ गौर और फिक्र करने जा रही है। कल सिलसिलेवार 4 बड़ी मीटिंग होगी। इन मीटिंग्स में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग के बाद पीएम की सदारत में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम होगी। इस मीटिंग में पीएम मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी रोड और ट्रांसपोर्ट वजीर नितिन गडकरी, वजीर सेहत JP नड्डा, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, मरकजी वजीर जीतन राम मांझी, सर्वानंद सोनेवाल, राजमोहन नायडू समेत दूसरे मेंबर शामिल होंगे। पहलगाम दहशतगर्दी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। इसी बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को एक अहम रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज के नजदीक बने पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी कैंप का जिक्र किया गया है, जहां करीब 1500 खानदान सालों से बसे हुए हैं। अब हुकूमत की सख्ती के चलते इन कैंपों में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजियों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।
जिनका लॉन्ग टर्म वीजा रद्द हो चुका है या जिनका सिटीजनशिप प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बने पाकिस्तान हिंदू रिफ्यूजी कैंप में दिल्ली पुलिस ने दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर खानदान से पासपोर्ट, वीजा और अन्य पहचान से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। जानकारी के मुताबिक मजनू का टीला और यमुना खादर इलाके में बसे रिफ्यूजियों में से आधे से ज्यादा लोगों का लॉन्ग टर्म वीजा या तो रद्द हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने रिफ्यूजी कैंपों में गहन जांच शुरू कर दी है। कैंप के लोग अपने दस्तावेज तैयार कर पुलिस को सौंप रहे हैं। रिफ्यूजियों ने हुकूमत से गुहार लगाई है कि हमारी क्या गलती है, हम पाकिस्तान से सताए हुए यहाँ आए थे और अब हमें यहाँ पर भी सताकर भगाया जा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 28 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट को बदला, जिनमें एलएनजेपी के डॉक्टर सुरेश कुमार भी शामिल हैं। जाने और लिस्ट में कौन कौन से अस्पताल हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 28 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट को बदल दिया है। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का भी नाम इस लिस्ट में है। डॉक्टर सुरेश कुमार लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के ओहदे पर तकरीबन 5 साल तक रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का यह कदम सरकारी अस्पतालों के हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम है। ये अफसर लंबे समय से अपने ओहदे पर बने हुए थे और उन पर करप्शन समेत कई संजीदा इल्जाम भी थे। इस कार्रवाई को दिल्ली की हेल्थ सिस्टम में सुधार की सिमत में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली के अहम अस्पतालों जैसे एलएनजेपी अस्पताल समेत कई अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट आप सरकार में 5 साल से ज्यादा वक्त से एक ही ओहदे पर थे। सीवीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी शख्स 3 साल से ज्यादा वक्त तक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं रह सकता। इसके बावजूद इन अफसरान ने न केवल अपने ओहदों को लंबे समय तक संभाले रखा, बल्कि कई मामलों में एक ही अफसर को 3 से 4 अस्पतालों का चार्ज सौंपा गया था। इस दौरान इन पर फर्जी मरीजों के नाम पर धन की हेराफेरी, नकली दवाओं की तकसीम और कोविड पीरियड में रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल जैसे इल्जाम लगे। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट हाउस में पीर को 2025 के लिए पद्म अवार्ड्स दिए। साल की पहली पद्म सेरेमनी में 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया, जबकि बाकी हस्तियों को जल्द ही एक अलग प्रोग्राम में नवाजा जाएगा। पीर को हुए सेरेमनी में 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। आर्ट के शोबे में साउथ फिल्मों के एक्टर अजीत और फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को पद्म भूषण से नवाजा गया। वहीं गजल गायक पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण एजाज दिया गया। अवार्ड उनकी अहलिया फरीदा ने लिया। क्रिकेटर आर अश्विन को पद्मश्री, हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को पद्म भूषण दिया गया। वहीं कुवैत की योग टीचर शेखा अली को भी सेहत के शोबे में पद्मश्री से नवाजा गया। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को प्रेसिडेंट हाउस में मुनक्किद एक अजीम प्रोग्राम में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चौथे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा। यह न सिर्फ अश्विन के लिए बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट के लिए फख्र का लम्हा था। सरकार ने योम जमहूरिया से पहले 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था। इनमें शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 13 हस्तियों को मरणोपरांत अवार्ड दिए जा रहे हैं। 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से नवाजा जाना है। पद्म पुरस्कार विनर्स में 23 खवातीन हैं। इनमें 10 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।